हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका क्वेश्चन पेपर। अब देखिए, इसके ना दो क्वेश्चन पेपर है, एक है मॉर्निंग शिफ्ट वाला, एक है इवनिंग शिफ्ट वाला। तो ये वाला जो पेपर है ये इवनिंग वाला है ना। तो ये वाले में क्या पूछा गया, बायोडायवर्सिटी के बारे में पूछा गया, लेकिन जो मॉर्निंग वाला आया था वो इकोसिस्टम पर आ गया था। और इकोसिस्टम आपकी जो पहली बुक है इन्वायरमेंटल साइंस की, उसमें आया हुआ है, उसका सिलेबस है ना। तो पता नहीं गलती से दे दिया या जानबूझ के दे दिया है, लेकिन उसको मैंने अलग से कवर करवाया, उसके लिए अलग से वीडियो डाली, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। जो अब बीकॉम वाले हैं, जिनका अब ईवीएस का होने वाला है, तो उनको शायद दोनों ही पढ़ना पड़ सकता है। वो बायोडायवर्सिटी भी पढ़ ले और इकोसिस्टम भी पढ़ ले, दोनों पढ़ के जाएंगे। और देखिए, अगर आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो एक बार आप पेपर को देख सकते हैं। ये रेगुलर और सोल दोनों के लिए। तो जो रेगुलर वाले उनको सिर्फ 2 पार्ट करने हैं, और जो सोल वाले उनको 3 पार्ट करने होते हैं। अब देखिए, जो सोल वाले बच्चे हैं उनको पहले पार्ट में 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई 3 करने हैं, और बाकी जो दोनों पार्ट है उसमें 3-3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से कोई 2-2 क्वेश्चन करने हैं। तो कुल मिला के आपको 7 क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका 70 नंबर का पेपर हो जाएगा। और जो वही रेगुलर वाले उनको सिर्फ 2 पार्ट करने हैं, है ना। और उनका देखिए टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, जो सोल वालों की टाइमिंग थोड़ी ज्यादा है क्योंकि उनको 3 पार्ट करने हैं। तो मैंने इस पीडीएफ में पूरा क्वेश्चन पेपर लगा दिया है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। हम डायरेक्ट अब इनके आंसर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। और जो पहला क्वेश्चन होता है ना, ये कंपलसरी होता है, मतलब ये पहला क्वेश्चन आपको करना ही करना होता है। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है उनमें से फिर तो कोई 2 करने होते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स आए हैं। जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं तो अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, क्योंकि सही है और गलत है। अब देखिए, इसमें तो ऐसा कुछ समझाने लायक है नहीं, तो हम आगे चलते हैं। अगले में आगे आपको ट्रू फॉल्स है ना, ये भी कंपलसरी आपको करना है, तो आप इसके आंसर भी पढ़ सकते हैं ना। और जो पहले पेपर दे चुके हैं वो अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। अब देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। और हिंदी वाले भी देख सकते हैं, हिंदी में लिखा होता है आवास हानि और आवास विखंडन। तो दोनों में देखते रहिए ना, दोनों की पीडीएफ साथ साथ चल रही है, तो आपको इन दोनों में डिफरेंशिएशन करना है। और अगले क्वेश्चन में जो साइलेंट वैली मूवमेंट चला था उसके बारे में आपको उदाहरण देते हुए बताना है कि जो डेवलपमेंट है और जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है उसके बीच में हम कैसे बैलेंस बना सकते हैं। तो देखिए, इसके आंसर सबसे पहले हैबिटेट लॉस को समझिए, ये क्या होता है। अब देखिए, जो हैबिटेट लॉस होता है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमें कोई मतलब एक शहर बसाना है, तो हम क्या करेंगे कि एकदम से बहुत सारे पेड़ों को काट देंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि हैबिटेट लॉस हो जाता है। वहां पे जो रहने वाले जानवर होंगे उनका एकदम से जो हैबिटेट है वो खत्म हो जाएगा, है ना, जहाँ पे वो रहते हैं। उनका सब घर वर छिन जाएगा, सारे पेड़ कट जाएंगे, और जो पूरी जमीन है वो पूरी की पूरी साफ हो जाएगी, और फिर वहां पे घर वगैरह बनाए जाएंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, अगर ह्यूमन को एग्रीकल्चर बनाना है, अर्बनाइजेशन करना है, तो इसकी वजह से जब वो पेड़ वगैरह काटता है, पूरी जमीनें साफ करता है, तो इसी की वजह से हैबिटेट लॉस हो जाता है। अब देखिए, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि हम एक बार में पूरी जमीन को साफ नहीं करते हैं, थोड़ी थोड़ी करके हम जमीन लेते हैं। मान लीजिए गांव है, गांव के आसपास जंगल है, अब हमें गांव को थोड़ा बड़ा करना है, वहां पे आबादी बढ़ रही है, तो वहां पे हमने थोड़े और पेड़ काटे, फिर थोड़े टाइम बाद और पेड़ काटे। तो इससे क्या होगा कि जो हैबिटेट है ना वो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा जानवरों के लिए। तो जो ये हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, इसका मतलब एक बार में नहीं, छोटे छोटे तरीके से, जैसे कि जो इनका हैबिटेट है वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, तो इसे कहते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। तो आवास हानि मतलब एक बार में जो उनका हैबिटेट है, यानी जो आवास है, एक बार में ही खत्म हो जाना। और आवास विघटन मतलब धीरे धीरे करके जो उनका जो आवास है, यानी जो उनका हैबिटेट है, वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। अब अगला है साइलेंट वैली मूवमेंट। तो देखिए, मैंने इसके मूवमेंट के बारे में आपको अपने चैप्टर में पढ़ाया था, उसमें बताया था कि इस पे क्या होना था, डैम बनाना था। लेकिन मूवमेंट चलता है और फिर डैम का जो प्रोजेक्ट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, वो कैंसिल हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि इसको एक नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है। तो जब इसे नेशनल पार्क घोषित किया जाता है, तो आपको नेशनल पार्क पता ही है, उसमें आप एक भी जानवर और पेड़ पौधों को नहीं मार सकते, है ना। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि जितनी भी बायोडायवर्सिटी थी ना, क्योंकि ये रिच था बायोडायवर्सिटी, एक टाइप से हॉट स्पॉट था, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर थे, तो उन सबको एक टाइप से प्रोटेक्शन मिल गया। तो देखिए, जब इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था, तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दर्शाता है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो डेवलपमेंट और जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है उन दोनों को ही दर्शाता है। अब अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, हम ना, जैसे कि मैंने आपको उसके बारे में बताया था, ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। तो उसको खत्म करने के लिए मतलब एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ था, है ना। सारे देश मिलकर उन्होंने एक जो प्रोटोकॉल लाया गया था उस पर साइन किया गया था। तो इसमें आपको यही बताना है कि मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि जो इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन होता है एड्रेसिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, है ना, इनको
चैलेंज को मतलब फेस करने के लिए जो कोलैबोरेशन किया जाता है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो देखिए आप इसमें ना एग्जाम्पल के माध्यम से इस आंसर को लिख सकते हैं कि आप इसमें ओजोन लेयर डिप्लेशन का आंसर दे सकते हैं कि कैसे उसको खत्म करने के लिए एक एनवायरमेंटल कोलैबोरेशन हमने देखने को मिला है ना। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उस पर सारे देशों ने साइन करा था और जो सीएफसी थी उसको पूरे देश से बैन कर दिया गया था पूरे अर्थ पर, है ना। और कोई भी अब जो सीएफसी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आप इसका एग्जाम्पल देते हुए इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो अब आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बताना है कि ये कितने इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। और आपको एग्जांपल भी दे देना है ना। मैंने आपको मैप भी दिखाया था और उसमें मैंने कहा भी था कि एक दो मतलब जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनकी मतलब लोकेशन को आप देख लीजिए और आप मेंशन करके आ सकते हैं, है ना। तो उनको एग्जाम्पल देते हुए आप बता सकते हैं कि कैसे ये यूनिक इकोसिस्टम को प्रिजर्व करते हैं और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको बचाते हैं। तो देखिए मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जो मैंने नई चीज एक्सप्लेन करी ना मैं सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जो मैं पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो उसको मैं स्किप करते जाऊंगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आया है सीएनजी के ऊपर। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मतलब सरकार द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव और पॉलिसीज लाई गई हैं जिसकी वजह से वो सीएनजी को प्रमोट कर रही हैं। और आपको याद होगा मैंने अपने चैप्टर में पढ़ाया भी था कि सबसे पहले जो ये इनिशिएटिव था दिल्ली में लिया गया था, है ना। दिल्ली में सीएनजी को इस्तेमाल किया गया था पहली बार, क्योंकि दिल्ली में काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है और वहाँ पे ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए सीएनजी लाए गए थे। वो देखिए जब सीएनजी का यूज करने लगे हम तो हमें क्या क्या चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है तो उसके बारे में भी आपको बताना है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि जब सीएनजी को एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर किया जाए तो लंबे लंबे पाइप बिछाने पड़ता है, उसमें लाखों डॉलर्स का इस्तेमाल होता है ना। और जब भी आप गाड़ी के अंदर सीएनजी भरवाते हो तो आपका टैंक रखवाना पड़ता है बड़ा सा, और जो डिक्की की पूरी जगह खा जाता है ना। और वो सिलेंडर कभी भी फट सकता है, गाड़ी में आग भी लग सकती है। और जो गाड़ी का जो वजन है ना सीएनजी की वजह से वो भी ज्यादा भारी हो जाता है। और सीएनजी को जब लाया गया था तो इसको अलग से फिर इसकी इंस्टॉलमेंट करने में भी कई सारे पैसे खर्च हुए थे, है ना। तो ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। और आखिरी में आपको अपना ओपिनियन दे देना है कि फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कैसे जो अर्बन मोबिलिटी है उसके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो आपको अपना ओपिनियन दे देना है आखिरी में। तो आप आखिरी में बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये जीरो एमिशन करते हैं ना, कोई भी मतलब इससे कार्बन प्रोड्यूसन नहीं होता। लेकिन एक इसका नुकसान ये भी है कि अगर एक बार बैटरी खत्म हो जाती है, बेकार हो जाती है, फिर उसका मतलब फिर वो मतलब एक टाइप से पोल्यूशन ही क्रिएट करती है, फिर बैटरी किसी काम की नहीं रह जाती। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। और एक आप ये लिख सकते हैं कि जो ईवीज है ना वो मतलब ज्यादा मतलब उसकी माइलेज नहीं है, मतलब वो टाइम भी ज्यादा लेती है चार्ज होने में और उसकी फिर इतनी माइलेज भी नहीं होती है। तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों लिखना है, ठीक है। फिर देखिए जो आपका 7 क्वेश्चन है उसमें आपको ना पैसेज दिया गया है, फिर पैसेज में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपको उसी को ढूंढ कर लिखने हैं आंसर। तो ये पैसेज तो आपको कोई सा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी सिप करता हूँ, मैंने आंसर बस इसलिए दे दिए ताकि कोई पेपर अगर देकर आए तो अपने आंसर चेक कर सकता है कि ठीक है कि गलत है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आठवें क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट लिखने को आएंगे, आपको 6 दे देंगे, उसमें से कोई 5 आपको करने हैं। तो पहला है बायोलॉजिकल इन्वेजन, हिंदी में से बोलेंगे जैविक आक्रमण। अब देखिए जैविक आक्रमण क्या होता है। अगर आपने मार्वल्स की वो मूवी देखी होगी सीक्रेट इन्वेजन, तो उसमें क्या है कि जो एलियंस है, अब हम क्या है हम अर्थ में हम नेटिव एक स्पीसीज है, मतलब हम अर्थ की हम ओरिजिनल स्पीसीज है, हम हमारा घर है अर्थ। अब वो क्या करते हैं कि बाहर से एलियन आते हैं और हमारे घर पे इन्वेजन करने लगते हैं ना, अपनी आबादी बढ़ाने लगते हैं और हम पे कब्जा करने लगते हैं। तो सेम इसमें वैसे ही होता है कि जब कोई एक नया जानवर किसी और के हैबिटेट में चले जाता है, वहां पे मतलब एक स्पीसीज पहले से ही रह रही है किसी जंगल में, अब वहां पे कोई दूसरी स्पीसीज चली जाती है और वहां पे फिर अपनी आबादी बढ़ाती है और उस स्पीसीज को जो पहले से वहां पे रह रही है उस स्पीसीज को मारती है ना, उनको हार्म पहुंचाती है। तो इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल इन्वेजन। यानी जो जानवर वहां पे पहले से ही रह रहा है ना उसको मारकर और अपनी आबादी बढ़ाकर वहां पे उसके एरिया पे कब्जा कर लेना, वो भी किसी और स्पीसीज द्वारा। और अगला है आपका SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसके बारे में मैंने आपको अपनी चैप्टर में पढ़ाया था कि इसके 17 गोल होते हैं, है ना। जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, वो ऐसे करके 17 इसके गोल होते हैं। और मेनली जो ये गोल्स है ना फोकस करते हैं सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल चेंज पर और उनको प्रमोट करते हैं। अगला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि ये किसकी वजह से होती है, जेनेटिक कोडिंग की वजह से, है ना। कोई जानवर काला है, कोई जानवर गोरा है, कोई जानवर लंबा है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके जेनेटिक कोडिंग ही ऐसी है, तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। और बाकी की जो और दो डाइवर्सिटी पढ़ाई थी उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। कौन सी थी, एक इको सिस्टम डाइवर्सिटी थी
और दूसरी थी स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो उन दोनों को भी पढ़ लेना। और अगला है स्केर्ड ग्रूव्स, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एक टाइप के ऐसे जंगल होते हैं जो ह्यूमन के द्वारा ही बनाए जाते हैं, वहां पे पूजा की जाती है, एक ऐसा प्रार्थना स्थल होता है जहाँ पे मतलब आर्टिफिशियली एक जंगल उगाया जाता है, उसे बोलते हैं स्केर्ड ग्रूव। और ये जो जंगल होता है ना, ये हमारे रिलीजन से जुड़ा हुआ होता है, और जो ह्यूमन होते हैं इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं इस जंगल को, और यहाँ पे जितने भी जानवर होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। और अगला है अर्थ समिट, तो देखिए ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरो, तो वहां पर ना एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी 1992 को, और इसको यूएनसीईडी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इनका जो मीटिंग का जो मकसद था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर डिस्कस करना और उनके लिए डिसीजन लेना। अगला है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हिंदी में बोलेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो देखिए हॉटस्पॉट क्या होता है, जहाँ पे हाई लेवल की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी वहाँ पे बहुत टाइप के जानवर पाए जाते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 4 हॉट स्पॉट हैं। एक तो है हिमालयन, और एक है वेस्टर्न घाट, और एक सुंडालैंड जो अंडमान निकोबार में पड़ता है, और चौथा है वो इंडो बर्मा रीजन। अब देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एनवायरमेंटल एथिक्स है, यानी जो पर्यावरणीय जो नैतिकता है, वो कैसे जो डिसीजन मेकर होता है, जो कोई भी डिसीजन लेता है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने का डिसीजन लेता है, तो उसका कैसे वो मार्गदर्शन करती है। और खासकर तब जब हमें डेवलपमेंट भी करना है और इन्वायरमेंट को भी बचाना है ना, हमें दोनों काम करना है। तो हम कैसे इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, तो जो डिसीजन लेता है ना, उसका कैसे जो इन्वायरमेंटल एथिक्स है, यानी जो नैतिकता है, वो कैसे उसका मार्गदर्शन करती है, तो इस क्वेश्चन में ये आपको बताना है। मैं जानता हूँ थोड़ा क्वेश्चन आपको सुनने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा आसान भी है, आसानी से समझिए। इन्वायरमेंटल जो एथिक्स है, मान लीजिए आपको डिसीजन लेना है ना, आपको कोई मान लीजिए डैम भी बनाना है, लेकिन अगर आप डैम बनाएंगे तो जो इन्वायरमेंट है उसको भी हानि होगी, तो अब आपको इसके बीच में बैलेंस बना के मेंटेन करना है, एक बैलेंस बनाना है कि डैम भी बन जाए और इन्वायरमेंट भी बच जाए। तो अब आप डिसीजन मेकर है ना, तो अब आपको डिसीजन लेना है, तो ऐसे में जो इन्वायरमेंटल एथिक्स है वो कैसे आपका मार्गदर्शन करेगी कि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाए। तो देखिए इन्वायरमेंटल एथिक्स यानी नैतिकता आपको ना एक जटिल डिसीजन लेने में सहायता करती है, और देखिए डेवलपमेंट भी हो जाए और साथ ही साथ जो इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन है, यानी जो इन्वायरमेंट है उसका प्रिजर्वेशन भी हो जाए, तो आपको जो एथिक्स है ना वो ये डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अब देखिए मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा एग्जांपल देके, अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा पढ़ने में डेफिनेशन। अब सिंपल शब्दों में समझिए, मान लीजिए आपको कहीं पर डैम बनवाना है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कितनी, वहाँ पे कितने टाइप के एनिमल है, और जब डैम बनाया जाएगा तो कितने पेड़ वगैरह काटे जाएंगे और कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट होगी, और वहाँ पे कितने लोग उनको हटाना पड़ेगा, कितने लोग अफेक्ट होंगे। तो ये सब चीजें आपको कैलकुलेशन पहले ही कर लेनी है डैम बनाने से पहले। फिर आपको एक कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी कि अगर डैम बन गया तो कितनी बिजली इससे प्रोड्यूस हो सकती है ना, सिंचाई के लिए कितने लोगों को मतलब पानी मिल सकता है ना, और कितने लोगों को मतलब फायदा पहुंचेगा इससे। तो ये सब कैलकुलेशन आपको पहले ही कर लेनी है, और फिर आकलन करना है कि मतलब नुकसान ज्यादा होगा कि फायदा ज्यादा होगा, है ना, ये चीजें आपको पहले कर लेनी है। अब फिर आपको एक अच्छा डिसीजन तभी लेना है आपको जब आपको पता चले कि हाँ इससे ज्यादा लोगों का फायदा होगा, है ना। जब आप ये आकलन कर लेंगे कि मतलब फायदे ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है, नुकसान कम लोगों को हो रहा है, तो आप उस डैम को मतलब बनाएंगे। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि मतलब फायदा कम हो रहा है लेकिन वहां पे लोगों का नुकसान ज्यादा हो रहा है, उनको ज्यादा ट्रांसफर करना पड़ेगा, ज्यादा पेड़ काटेंगे, तो इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे में आप वो डैम नहीं बनाएंगे, है ना। तो अगर हमें डेवलपमेंट करना है और साथ में अगर नेचर को भी बचाना है, तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। हमें पहले पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मतलब जितना हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उतना फायदा भी उससे होएगा या नहीं होगा, है ना। तो ये जो एथिक्स है ना, ये हमें यही चीज करने को बोलती है कि हमें पूरा एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, पूरे मतलब हर चीज देखनी चाहिए कि कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, कितने लोगों का फायदा हो रहा है। अब देखिए जब भी हमें डेवलपमेंट करना होता है तो हमें कई सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, यानी डिलेमास का सामना करना पड़ता है, जैसे कि टेंशन। अब अगर हमें कोई डैम बनाना है तो वहां पे जो लोग है वो मतलब आंदोलन करेंगे, है ना, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, तो ये क्या करेंगे, सरकार पे टेंशन पैदा करेंगे, है ना, जो भी मतलब जो डिसीजन मेकर है उस पर टेंशन पैदा करेंगे, है ना, और कहेंगे कि जो इकोलॉजिकल हेल्थ है उसको नुकसान पहुंचेगा, पेड़ वगैरह कटेंगे, जानवर मरेंगे, तो उससे क्या होगा कि नेचर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो जब भी आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको इन सब डायलेमास का यानी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और अब देखिए आप इन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डैम बनाना है, अब मैंने आपको एक पॉलिसी के बारे में बताया था, रिहेबिलिटेशन और
रीसेटलमेंट है ना, तो उसके तहत क्या होता है कि जो भी लोग वहां पर रहते हैं तो उनका प्रॉपर बंदोबस्त करना पड़ेगा, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, उन्हें खाने पीने का रहने का पूरा मतलब उनको घर बना के देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें वहां पे शिफ्ट करना है उनको। और मान लीजिए अगर पेड़ कट भी रहे हैं तो अगर हमें क्या करना है कि एक पेड़ हमने जितने एरिया का काटा है वहां पे दूसरी जगह हम और पेड़ लगा सकते हैं, और एक मतलब अलग से हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नेशनल पार्क को घोषित कर सकते हैं, ताकि हम जो एनवायरनमेंट है उसको और बचा सकें। और जो मतलब जानवरों को नुकसान पहुंचेगा तो उसमें हम पहले ये देख सकते हैं कि कौन से ऐसे जानवर है वहां पर जो एंडेंजर्ड है, मतलब जो विलुप्त हो सकते हैं, तो हम उनको वहां से उठाकर है ना दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, हमने वो एक्स-2 कंजर्वेशन पढ़ा था ना, हम वो कर सकते हैं, उनको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। और जो बाकी जानवर है ना उनको भी हम दूसरी जगह पे भेज सकते हैं ना, जो ऐसे जानवर होते हैं जिनको हम कहीं दूसरी जो देश है वहां पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर हमारे यहाँ पे ज्यादा जानवर हो गए हैं तो मतलब हर छोटी छोटी चीज का हमें प्लान बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी देखिए हम डेवलपमेंट करेंगे तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंच सके। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी में हमारे जो एनवायरमेंटल एथिक्स है काम करता है। वहीं पर अगर मान लीजिए कोई और दूसरा बंदा है जो मतलब इस एथिक्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो क्या करेगा, डायरेक्ट जाएगा, लाठी और डंडा बजाएगा, लोगों को भगा देगा, पेड़ों को ऐसे ही काट देगा और डैम बनवा देगा, है ना। लेकिन कोई एथिकल बंदा है, कोई अगर मतलब सोच समझ कर डिसीजन लेगा तो उनको प्रॉपर वो मतलब प्रोसेस बनाएगा कि लोगों को कैसे हटाया जाएगा, है ना, लोगों को घर बनवा के दिया जाएगा, पेड़ों को दोबारा लगवाया जाएगा, है ना, हटा के जानवरों को शिफ्ट किया जाएगा, है ना, एरिया को साफ करके फिर वहां पे अच्छी तरह बनवाया जाएगा। तो मतलब एथिकली मतलब नैतिकता से चलना चाहिए, कोई भी डिसीजन लेना चाहिए तो उसके पीछे एथिक्स जुड़े होने चाहिए। और अगर हम नैतिकता से चलते हैं यानी एथिकल चलते हैं तो उससे जो टेंशन होता है ना लोगों के प्रति वो भी कम हो जाता है, यानी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं अगर हम उन्हें प्रॉपर चीजें समझाएं कि इससे कितने लोगों का फायदा होने वाला है, कितने लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, है ना, और जो शिफ्ट हो रहे हैं उनको प्रॉपर घर बना के दिया जाएगा, तो इससे जो टेंशन पैदा होता है वो भी कम हो सकता है। और इसी की मदद से जो डेवलपमेंट भी हो जाएगा और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्शन हो जाएगा, है ना, दोनों चीजें बैलेंस हो सकती हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट देता है पब्लिक अवेयरनेस को, मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था तो पूरे देश में एक अवेयरनेस फैल गई थी, वो एक सोशल इशू बन गया था। तो उसी के बारे में आपको बताना है कि जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है कैसे पब्लिक अवेयरनेस को शेप देते हैं और कैसे ये पॉलिसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मैंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में बताया था कि जो प्रोजेक्ट लाया गया था ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट लाया गया था उसकी जो डैम की जो हाइट थी वो 130 मीटर थी, लेकिन जब प्रोटेस्ट हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, तो उसके बाद जो उसकी हाइट थी वो 90 मीटर कर दी गई थी, है ना। तो इसने क्या करा, पॉलिसी जो डिसीजन है उसको भी चेंज कर दिया था, उसको इन्फ्लुएंस कर दिया था। और फिर आपको बताने की कैसे ये एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है उनको बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो साइलेंट वैली मूवमेंट चला था उसमें क्या हुआ था कि जो वो वैली थी ना उसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था, है ना। तो कैसे इसको मतलब जो मूवमेंट्स होते हैं कैसे जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है कैसे उसको बढ़ावा देते हैं, तो इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आंसर लिख दिया, आप इस आंसर को पढ़ के लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे ना आंसर तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। आप नर्मदा बचाओ आंदोलन का एग्जाम्पल दे सकते हैं और साइलेंट वैली का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और देखिए इसका एक और पार्ट होगा, है ना, उसमें दूसरे पेपर को डिस्कस किया जाएगा जिसमें इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना वो अगली वीडियो भी जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, बायोडाइवर्सिटी भी आ सकती है, इकोसिस्टम भी आ सकता है, सोल वालों का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसी वीडियो के बाद में अगली वीडियो डाल दूंगा और उसका जो वीडियो का लिंक है ना इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी जरूर देख के जाइएगा। तो आई होप मैंने आपको सब समझा दिया है ना, सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं और आंसर दे दिए, तो इनको पढ़ के अच्छे से पेपर करके आइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।